हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन प्रोसेस आज वाली वीडियो के अंदर बहुत क्लियर तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। बहुत से बच्चों को लग रहा है कि सर सीयूटी का फॉर्म बस हमने भर दिया तो वो बिल्कुल चिंता फ्री हो गए। भाई ऐसा नहीं है, आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म अलग से आता है, वो भी हमें फिल करना है। ध्यान रखना बच्चे, सीयूईटी के फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 26 मार्च है। उससे पहले पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि एंड डेज के अंदर एनटीए की वेबसाइट क्रैश करेगी, बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आगे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या स्टेप्स है, वो सारी बात आज मैं क्लियर करने वाला हूं। बाकी यार देखो, आपके पर्सनली ना बहुत सारे डाउट्स है वो निकल रहे होंगे, सर एंट्रेंसेस के अंदर ये भी फॉर्म भरना है, वो भी भरना है। भाई आप मेरे से 1-to-1 पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। यहां पे मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, दैट इज एंट्रेंस की महफिल। यहां पे एंट्रेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे जो बताता रहता हूं। देखो मैंने बच्चों को खुद बताया कि बेटा 26 मार्च लास्ट डेट है, फॉर्म फिल कर दो। ये सारी बातें होती रहती है। बच्चे जो यहाँ पे मेरे से पर्सनली कनेक्टेड है उनके सारे रिप्लाईज में वॉइस नोट्स के थ्रू, वीडियो नोट्स के थ्रू यहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स में ले रहा होता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेगा, एटलीस्ट तब तक ज्वाइन करके रखिएगा, तब तक आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंच जाते। अब चलते हैं बेटा आगे, मैं एक एक स्टेप आपको क्लियर कर देता हूँ। यार देखो, अभी बहुत से बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम पे बिल्कुल फोकस बनाए रखना है। एक बात को ध्यान रखना बेटा, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर किसी दो बच्चों के बीच में टाई हो जाता है, स्कोर्स के सीयूईटी के स्कोर के बीच में टाई हो जाता है, तो सीट किसको मिलेगी? सीट उस बच्चे को मिलेगी जिसके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो है मैक्सिमम मार्क्स होंगे, ज्यादा मार्क्स होंगे। बात है इसलिए बोर्ड को भी अपना साथ के साथ लेके चलना। हालांकि ये बहुत ही रेयर सिचुएशन होगी कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो, बट अगर हो जाती है तो यही इसका सॉल्यूशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई? फॉर्म फिल करने से पहले बच्चा आप लोगों को मेक श्योर करना है कि जिस भी कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल आपको कंठस्थ क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि सीयूईटी के फॉर्म के अंदर जो भी आप सब्जेक्ट्स भरोगे, आपको एक चीज मेक श्योर करनी है बच्चे कि वो सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी, वो कोर्स की एलिजिबिलिटी आपने देखी हो। कैसे चेक करोगे? यहां पे आपको आ जाना है बट्टे हमारे exams.nta.ac.in, इस वेबसाइट पे आ जाओगे, यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन के अंदर चले जाना। इसको जब आप स्क्रॉल करोगे ना मेरे बालक, तो नीचे देखना, यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए जब अपन नीचे चलेंगे ना, एक सेकंड, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली होगा भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपना यहाँ पे जो है वो होगा। एक सेकंड, ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे चलना, जो भी कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है ना, हर एक कोर्स की डिटेल दे रखी है, हर एक कोर्स। मतलब कि मान लो मैं अगर बीए प्रोग्राम करना चाहता हूं बच्चे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन कब मिलेगा? जब सीयूईटी के अंदर मैं एक पेपर सेक्शन 1 से देकर आऊंगा, मतलब कि मैं लैंग्वेज देकर आऊंगा, उसके बाद में कोई 3 डोमेन देकर आऊंगा। ठीक है, बात है समझ में, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन इन्होंने बोल रखा है। ये तो हो गया इनका एक कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन 1। और उन्होंने क्या बोला है कि भाई आप जो है एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है, और उसके बाद जो है एक लैंग्वेज ले लो, आप 2 डोमेन ले लो और एक जनरल टेस्ट दे दो। ठीक है, ये भी अगर आपने कॉम्बिनेशन दे रखा है तो भी आप बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने ये कॉम्बिनेशन भी दे रखा है, ये देखो, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन से आप एलिजिबल हो। तो बेटा यू हैव टू मेक श्योर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कोर्स आपको करना है, इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे से आप जो है देखो, बाकी मैं आप लोगों को पर्सनली एक चीज रिकमेंड कर रहा हूं, पर्सनली बोल रहा हूं बेटा, एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आप अपना सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हो, आपके लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये सब कुछ हटा दो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप वही सब्जेक्ट पढ़ोगे जो कि आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े। मतलब कि अगर मान लेते हैं मैंने क्लास 12th के अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज भरी है, तो मैं यही भरूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं जो है हिस्ट्री भर दूंगा, मैं ज्योग्राफी भर दूंगा, जो भी चाहे भले वो मेरा एडिशनल सब्जेक्ट भी है, जो मैंने क्लास 12th के अंदर भरा है वही मुझे भरना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि बेटा अगर आप एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो तो आपको सीयूईटी के अंदर वही पेपर दे के आने पड़ेंगे जो कि आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या बोलूंगा कि भाई आप लोग एक लैंग्वेज तो जरूर दो, और एक लैंग्वेज में पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इंग्लिश दो, क्योंकि इजीली इंग्लिश हो जाता है और बहुत इजीली जो है आप लोग कर ले जाओगे।
उसके बाद मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं कि भाई आप लोगों के जितने भी डोमेन है उसमें से एटलीस्ट 4 डोमेन दो बच्चे, 4 डोमेन आप लोग दो, बिल्कुल 4 डोमेन दो, और उसके बाद एक जनरल टेस्ट आप लोग और दे दो। इससे आपका होराइजन जो है वो बहुत खुल जाएगा, इससे आपका होराइजन बहुत ज्यादा खुल जाएगा। अब मान लो किसी कोर्स के अंदर एक लैंग्वेज 3 डोमेन, मतलब अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज की बात करता हूं ना बच्चा, तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन ये आपका चल रहा है। अब अगर आपने 4 डोमेन दे रखे होंगे ना, तो उन चारों डोमेन में से जो भी बेस्ट 3 डोमेन का स्कोर होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली उन स्कोर्स को पकड़ लेगी, ऑटोमेटिकली फेच कर लेगी। कहां से फेच करेगी? देखो, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे ना, तो उसमें CUET का रोल नंबर मांगेगा वो, है CUET का। जैसे आपने रोल नंबर मांगा तो आपका जितना भी स्कोर होगा ना, वो ऑटोमेटिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म के अंदर आ जाएगा। बात है समझ में? उनके पोर्टल के ऊपर सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो चीजें बहुत ऑटोमेटिक हो गई है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन चारों में से जो बेस्ट स्कोर होगा, वो जो बेस्ट 3 का स्कोर होगा वहां पे ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके चलो। अब मान लेते हैं कि भाई इन्होंने दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर 2 जो है क्या कहते हैं 2 डोमेन बोले थे, तो वो एक लैंग्वेज ले लेगा, 2 डोमेन बेस्ट ले लेगा, और अगर आपने जनरल टेस्ट के अंदर भी फोड़ रखा है तो वो जनरल टेस्ट ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा। मतलब कि वो मैक्सिमम स्कोर्स वाले सब्जेक्ट उठाएगा, इसलिए आपके होराइजन जो है ना बेटा वो बढ़ते चले जाएंगे। बात है समझ में? तो ये इस तरीके से आप अपना जो है कोर्स की एलिजिबिलिटी जो है वो चेक करोगे और आप CUET के फॉर्म के अंदर उसको उसी तरीके से फिल करोगे। ठीक है बालक? अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चा हमारा? नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक सेकंड आगे चलते हैं जरा। नेक्स्ट स्टेप है बेटा हमारा यहाँ पे कि भाई हमें जो है CUET का फॉर्म फिल करना है, जो कि डेट मैंने आप लोगों को बता दिया है। बेटा प्लीज ध्यान रखना, 26 मार्च से पहले फॉर्म भर लेना। मैं तो इनफैक्ट कहूंगा भाई अगले 1-2 दिन के अंदर फॉर्म भर लो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वेबसाइट बिल्कुल क्रैश करेगी। उसके बाद अगर हमारे फॉर्म्स के अंदर कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो वो दिक्कत हम कब तक ठीक कर सकते हैं? 28 और 29 मार्च को हम ठीक कर पाएंगे। प्लीज ध्यान रखना कि इसके अंदर कुछ सेलेक्टेड चीजें होती हैं जो कि आप अपडेट कर सकते हो, जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी ऐड करने का ऑप्शन देगा, नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें थोड़ी रेयर होती है, बट कुछ कह नहीं सकते कि वो करेक्शन विंडो के अंदर क्या ठीक करने के लिए देंगे और क्या ठीक करने के लिए नहीं देंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पेपर जो है बच्चे वो 15 मई से इन्होंने बोला कि 15 मई से हमारे पेपर ले लेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया कि इलेक्शन की वजह से डेट आगे पीछे हो सकती है और मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होंगे, प्रीपोन होने के चांसेस बहुत कम है। बट अगेन अब इसके ऊपर कोई क्लैरिटी ऐसे नहीं दी हुई। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट आगे देखो, CUET के फॉर्म फिलिंग की जो आपको फीस दे रखी है वो बच्चे ये फीस है आप लोगों के सामने कि 3 सब्जेक्ट अगर जनरल कैटेगरी से तो 1000 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स आप भरोगे तो उसके लिए 400 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और प्लीज इस नोट को ध्यान रखना, CUET और क्लास 12 के सब्जेक्ट्स सेम होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर जनरल टेस्ट तो हमने नहीं पढ़ा, जनरल टेस्ट एक्स्ट्रा है बेटा, अगर वो अपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा तो भी आप भर सकते हो। लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आप भरो इसके अंदर, तो आपको बहुत एडवांटेज रहेगी उसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 है बेटा हमारे कास्ट सर्टिफिकेट। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमें कोटा कहाँ मिलता है? SC कैटेगरी पे कोटा मिलता है, ST कैटेगरी पे कोटा मिलता है, OBC NCL पे मिलता है, EWS कैटेगरी पे मिलता है। देन उसके बाद PWBD हमारे जो है वो CW कैटेगरी जो कि आर्म फोर्सेज वाले होते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट होते हैं। तो इन सब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स है बेटा, अगर वो अभी रेडी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप CUET का फॉर्म फिल कर सकते हो। जब आप CUET के फॉर्म के अंदर अगर वो किसी से BPL सर्टिफिकेट मांग रहा है या OBC NCL सर्टिफिकेट मांग रहा है तो वो फील्ड मैंडेटरी नहीं की हुई, मतलब कि अगर आप उसको नहीं भी भरोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि जो आपके सर्टिफिकेट है वो आप 30 अप्रैल तक एटलीस्ट जो है वो प्रिपेयर करा लेना। और ध्यान रखना जो भी बच्चे मेरे EWS कैटेगरी के हैं या फिर OBC NCL कैटेगरी के हैं, आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होगा बच्चे वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। मतलब कि 1 अप्रैल से जो सर्टिफिकेट्स बने होंगे वो वैलिड होंगे। इसका मतलब है कि जब आप जो है जो मेरे EWS और OBC NCL वाले बच्चे हैं, आप अपना सर्टिफिकेट बनवाने या फिर रिन्यू करवाने कब जाओगे? 1 अप्रैल को जाओगे। बात है समझ में? 30 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट आराम से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे यही दे रखा है कि आपका जो OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा बच्चे वो आपका 31 मार्च के बाद होना चाहिए। और देन उसके बाद जो EWS कैटेगरी का है वो भी 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट ही वैलिड माना जाएगा।
चलते आगे। देन उसके बाद जो मेरे यहाँ पे आर्म फोर्सेस के बच्चे हैं, प्लीज़ ध्यान रखना है, आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होगा बच्चे, वो सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड का होना चाहिए, सेक्रेटरी राज्य जिला सैनिक बोर्ड का होना चाहिए, ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड ऑफिस का होना चाहिए, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट का होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो है वो डेट का कोई पंगा नहीं है, वो कैसा भी जो है वो चल सकता है। बस ध्यान रखना कि ये जो सर्टिफिकेट होगा बेटा, वो आपके नाम पे होना चाहिए। पिताजी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, पिताजी की वोटर आईडी कार्ड कह रहा हूं, पिताजी का जो कार्ड है, जो आर्मी का कार्ड है, वो नहीं चलेगा, माताजी अगर डिफेंस में है उनका कार्ड नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट आपके नाम पे ही जो है वो चलेगा। बात आ रही समझ में? देन उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा SC और ST कैटेगरी वाले जो बच्चे आप लोग अपना सर्टिफिकेट अभी से ही अप्लाई कर दो। अगर आपका नहीं बना हुआ तो CUET के फॉर्म के अंदर आप SC कैटेगरी से सिर्फ टिक कर देना, वहां पे फॉर्म अपलोड आप मत भी करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि आगे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस के अंदर तो आपके में डेट की कोई कंपल्शन नहीं है, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट अभी तैयार नहीं है, आपका सर्टिफिकेट अभी तैयार नहीं है, तो आप अभी से जाके उसको करवा सकते हो, बट मेक श्योर कर लेना 30 अप्रैल से पहले आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करवा लो। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। जितने भी मेरे PWBD कैटेगरी के वाले बच्चे हैं, आप लोगों का भाई देखो एक चीज ध्यान रखना, फॉर द फॉर्मेट ऑफ PWD सर्टिफिकेट रेफर टू एडमिशन वेबसाइट, जो आपको वेबसाइट दी हुई है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1/6/2021 मस्ट बी एज पर गजेट नोटिफिकेशन, ये वाली इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ। ठीक है, तो भाई ये आपका ये वाली डेट दे रखी है, इसके 2021 के बाद का जो है आपका सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो देखो मैं आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट की अथॉरिटी बता देता हूँ। ये जितने भी यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ये सारे नाम जो है आप अपने सर्टिफिकेट के अंदर डाल सकते हो। प्लीज मेक श्योर कि तहसीलदार से नीचे की रैंक के ऑफिसर के सिग्नेचर उस पर नहीं होने चाहिए। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, किसी भी कैटेगरी का हो, वो किसी भी कैटेगरी का, वो सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए। स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। बात है समझ में? तहसीलदार से नीचे के सिग्नेचर नहीं चलेंगे। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 क्या भाई, आप लोगों को अपना एग्जाम देने जाना है। ठीक है, एग्जाम जो आपके 15 में से हो रहे होंगे बच्चे, 15 में से हो रहे होंगे, लेकिन अभी इस पर स्टार मार्क करके रखो, कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, CUT का एग्जाम दोगे जो कि आप हाइब्रिड मोड के अंदर दोगे, कुछ एग्जाम हो सकते हैं जो कि आपके पेन एंड पेपर पे हो, कुछ एग्जाम आपके CBT कंप्यूटर बेस्ड मोड पे भी हो सकते हैं। यार देखो CUT की ना प्रॉपर कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो हम आप लोगों को करा रहे हैं। स्पार्टन्स बैच जो है हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखा है, जिसके 2 कॉम्बिनेशन हमने डाले हुए हैं। एक हमने स्पार्टन्स गोल्ड निकाला हुआ है, दूसरा हमने स्पार्टन्स प्लैटिनम निकाला हुआ है। दोनों के अंदर लेक्चर्स वगैरह क्वालिटी हर एक चीज सेम है, सेम फैकल्टी जिसके अंदर पढ़ा रही है। बस ये है कि हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करे। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है भाई, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है, गोल्ड के अंदर मिल जाएगा। जनरल टेस्ट का आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आप लोगों की जनरल अवेयरनेस, सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपका हायर और अप्लाइड मैथ्स इसके अंदर मिल जाएगा। इसी के साथ आप चाहते हो कि भाई कॉमर्स के जो डोमेन सब्जेक्ट्स है, हमारा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, वो और ऐड हो जाए, तो आपको प्लैटिनम के अंदर जो है वो फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि आप अपनी जेब से कहीं से भी एक्स्ट्रा रुपए जो है पे करो। यहाँ पे दोनों ही बैच की डिटेल्स, दोनों ही बैच के प्राइजेस आपके सामने है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये बैच हमारे संडे को बंद हो जाएंगे। हम लिमिटेड नंबर को बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, तभी हमारे जो है वो रिजल्ट आते हैं। मैं खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से मैंने अपनी बैचलर्स की है और IP यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी मास्टर्स की है। जो ये कंटेंट आप देख रहे हो, बहुत ही बेस्ट, ऑथेंटिक, जेन्युइन जगह से आप अपना कंटेंट देख रहे हो। वहीं अगर मैं इस बैच के अंदर दिखाऊं, तो इस बैच के अंदर बेटा मैंने सारी चीज़ें बहुत सीक्वेंस के अंदर अरेंज की हुई है। कोर्स को कैसे यूज़ करना है, आपकी लाइव क्लासेस के अंदर 1 तारीख से हो रही होंगी। टेस्ट प्रॉपर यहाँ पे अरेंज है, आपके डाउट सपोर्ट प्रॉपर यहाँ पे अरेंज है। अगर आप यहाँ पे लेट्स स्टडी वाले फोल्डर के अंदर आके देखोगे, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे अगर किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप खोल के देखोगे, लेट्स से मैं यहाँ पे नंबर सिस्टम अगर पढ़ना चाहता हूँ, तो नंबर सिस्टम के लेक्चर्स, नंबर सिस्टम की बुक, नंबर सिस्टम के सॉल्यूशंस, एरर फाइल्स, नंबर सिस्टम के टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, हर एक चीज़ हमने जो है यहाँ पे बैच के अंदर दी हुई है। तो मेरे भाई आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। आपकी बेस्ट
प्रिपरेशन जो है वो एडू कैप्टन हर साल कराता है। ऑल इंडिया रैंक 1B CUET के अंदर एडू कैप्टन ने दी है और लगभग 600 बच्चा हर साल उनके ड्रीम कॉलेज तक हम पहुंचाते हैं। चलो भाई, ये स्टेप नंबर 5 है। देन उसके बाद स्टेप नंबर 6 क्या होगा, हमारी आंसर की आएगी। आंसर की का क्या होगा, NTA जो है वो एक आंसर की जनरेट करके देंगे कि आपने CUET के अंदर ये आंसर जो है वो मार्क किए थे। अब उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका आंसर ठीक है और NTA ने जो है वो गलत आंसर दिया हुआ है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने से मेरा क्या मतलब है, आपको NTA को जो है वो कुछ पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कि हर एक क्वेश्चन के जो है वो लगभग 200 रुपये आपको जो है पे करने पड़ेंगे। वो आगे जो भी होगा वो डिसाइड कर देगा। आपको जो है जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि जो आपका सॉल्यूशन है वो ठीक है, NTA ने जो सॉल्यूशन दिया वो गलत है। अगर आपका कोई आंसर NTA गलत मार्क करता है तो बात है समझ में। ये सारी चीज़ें होंगी। इसके लिए आपको जो है हफ्ते भर का या दो से 4 दिन का जो है समय मिलेगा। आप अपने आंसर्स को चैलेंज करोगे, वहाँ से एक नई आंसर की जो है वो निकल के आएगी। नई आंसर की जैसे ही आपके पास आ जाएगी, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। वो NTA ही यहाँ पे डिसाइड करेगा कि भाई हमें किस क्वेश्चन को कंसिडर किया है, किस क्वेश्चन को कंसिडर नहीं किया। तो फाइनल आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही आपके सामने आंसर की आएगी, उसके कुछ दिन बाद आपके सामने जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट बिल्कुल कुछ इसी तरीके से दिख रहा होगा। आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका नाम होगा, मदर का नाम होगा, फादर का नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, आपकी फोटो होगी, सिग्नेचर होगी, नीचे आप लोगों का स्कोर होगा। ध्यान रखना है यहाँ पे 2 चीज़ें, एक होता है आपका रॉ स्कोर, दूसरा होता है बेटा आपका नॉर्मलाइज स्कोर। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, इनफैक्ट कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉर्मलाइज स्कोर है वही आपका जो है फाइनल स्कोर कंसीडर किया जाएगा। रॉ स्कोर आपका एक्चुअल स्कोर होगा जो कि आप लोगों ने CUET के अंदर फाइनल किया होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको स्कोर दिखेगा ये आप लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो दिख रहा होगा। नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो बहुत बच्चों का बढ़ भी जाता है और बहुत से बच्चों का कम भी हो जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाता है कि भाई जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं, अगर आपका कोई हार्ड शिफ्ट है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हार्ड शिफ्ट के अंदर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, और अगर आपकी ईजी शिफ्ट आई हुई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ईजी शिफ्ट के अंदर जो है आपके मार्क्स कम भी हो जाते हैं। बट वो डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर कितने बच्चे टॉपर रहे हैं, कितने बच्चों ने बहुत कम लो स्कोर किया है, तो उसी हिसाब से आपका स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज किया जाता है। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने 200 में से 200 स्कोर भी किया था रॉ, उनके भी नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो आके 184 180 तक रुक गए थे, और बहुत से बच्चों के जो है 150 से सीधा 190 पार भी हुए थे। तो यस, ये नॉर्मलाइज स्कोर इसके अंदर होता है और यही दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल कंसीडर करेगा। बात आ रही समझ में। देन उसके बाद आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके सामने आपका रिजल्ट आ गया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म्स जो है वो जनरेट कर देगा, अपने फॉर्म्स निकाल देगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म आपको अलग से फिल करने पड़ेंगे। लास्ट ईयर जो फीस थी वो ये फीस थी बच्चे, 250 रुपये आपको पे करने थे जनरल कैटेगरी के लिए, 100 रुपये आपको पे करने थे अगर आप किसी कैटेगरी से होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहला हमारा होता है CSAS फेज 1, जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन का फेज होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेजर 3 फेज आते हैं। सबसे पहला फेज होता है हमारा रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर हम हमारी सारी डिटेल्स वगैरह डालते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे CUET का एप्लीकेशन नंबर डालते हो आप यहाँ पे, ठीक है, CUET का एप्लीकेशन नंबर डालते हो, देन उसके बाद आप जो अपना पासवर्ड डालते हो और एंटर कर देते हो, तो आपका स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। बात है समझ में। तो ये होता है हमारा फेज 1। उसके अंदर कुछ एडिशनल डिटेल्स जो है हमें अपनी जो है वो डालनी पड़ती है, कुछ नाम वाम कैटेगरीज वगैरह जो है इसके अंदर हमें जो अपना वो ऐड करना पड़ता है। बट आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और क्या कहते हैं आपका स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली वो फेच करके यहाँ पे ले आता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, हमारा फेज 2 खुलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। फेज 1 हमारा चलता है भाई लगभग 10 से 12 दिन हमारा फेज 1 चलता है। फिर हमारा फेज 2 स्टार्ट होता है। फेज 2 के अंदर हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, सब्जेक्ट मैपिंग करनी पड़ती है और प्रेफरेंस लिस्ट बना के देनी पड़ती है। सब्जेक्ट मैपिंग से मेरा क्या मतलब है, ये रहे आपके CUET के सब्जेक्ट कि भाई मान लेता हूँ मैंने इंग्लिश दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है फिजिक्स दिया है, मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री दिया है CUET के अंदर, मैंने यहाँ पे जो है बायोलॉजी दिया है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये मैंने ये सब्जेक्ट दिए, तो आपको ये मैप करके देना पड़ेगा कि क्लास 12th के अंदर इनके रिलेवेंट आपने क्या पढ़ा है। मैंने आपको क्या बोला था, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है इस चक्कर में कि भाई आप मुझे बताओ कि क्लास 12th के अंदर आपने इस सब्जेक्ट जो आपने CUET के अंदर दिया है ये आपने क्या रिलेवेंट सब्जेक्ट पढ़ा है। तो इंग्लिश के लिए भाई हम अपना इंग्लिश लिख देंगे। यहाँ पे आप हिंदी भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप हिंदी भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लैंग्वेज है। अगर आपने हिंदी पढ़ी है और CUET के अंदर आप इंग्लिश भी दिखाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर है। बात आ रही सुनने। देन उसके बाद फिजिक्स की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, भाई क्लास 12th में मैंने फिजिक्स पढ़ा है। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो कि भाई मैंने क्लास 12th के अंदर तो हिस्ट्री पढ़ा था लेकिन मैं फिजिक्स का पेपर देकर आगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिजिक्स ही देना पड़ेगा। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री देना पड़ेगा, बायो के अंदर बायोलॉजी देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि
उसके बहुत रिलेवेंट जो है वो सब्जेक्ट, जैसे कि मान लेते हैं कोई बच्चा इको का पेपर दिया है, ठीक है, इको का पेपर दिया है, तो कहीं पे जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स करके भी है, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स करके भी, तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पे डाल सकते हो। वो रिलेवेंट होना चाहिए सब्जेक्ट। बात आ रही समझ में कि उसके बिहाफ पे आपने क्लास 12th के अंदर क्या पढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स की जगह हिस्ट्री करी है, ज्योग्राफी करी है, ये नहीं होना चाहिए। बात आ रही समझ में। तो ये सब्जेक्ट मैपिंग होगी और प्रेफरेंस लिस्ट आपको बना के देनी पड़ेगी कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस के अंदर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे इस कॉलेज का जो है, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले मुझे SRCC जो है मिले, SRCC मिले बीकॉम ऑनर्स के लिए, फिर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे जो है सुखदेव मिले BMS के लिए। इस तरीके से आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट जो है प्रॉपर बनानी पड़ेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम खड़े हैं वहाँ पे, आपको प्रॉपर प्रेफरेंसेस वगैरह सारी चीज़ें बनवा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चैनल अपना जो है चैनल सब्सक्राइब करके रखना। देन उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 9 जो है दैट इज हमारी सीट एलोकेशन। आपने जो है वो लिस्ट दे दी, अपनी प्रेफरेंस डाल के दे दी कि भाई ये मेरी प्रेफरेंसेस है। उसके बाद उस प्रेफरेंस लिस्ट में से आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक कॉलेज अलॉट करके दे देगा कि बेटा ये रहा आपका कॉलेज। आपको क्या करना है, जैसे ही वो कॉलेज आपके पास आएगा, आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई ये नहीं है कि ये कॉलेज तो मुझे नहीं चाहिए, आपको उसको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा और उसकी फीस सबमिट पे करनी पड़ेगी, जो भी कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको देगा। इससे होगा क्या, इससे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को बता रहे हो कि हाँ भाई हम आपकी इज्जत करते हैं। तो ये तो इज्जत करने वाला स्टेप है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आप फी पे कर दोगे, फिर आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी पूछेगा कि हाँ बेटा फीस तो पे कर दी, अब बताओ ये जो आपकी सीट आपको हमने दी है, क्या ये सीट आपकी ठीक है, आप रहना चाहते हो इस सीट पे या आपको आगे अपग्रेड करना है। तो आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो अगर आप सेटिस्फाइड हो उस सीट से तो आप फ्रीज कर दोगे। फ्रीज करते आप एडमिशन पॉलिसी से जो है बिल्कुल बाहर हो जाओगे, आपका एडमिशन तय हो जाएगा और वो सीट आपकी हो जाएगी, आप आगे के राउंड्स में नहीं बैठ पाओगे। लेकिन अगर आप उसको फ्लोट करते हो तो जैसे ही आप उसको फ्लोट करोगे बेटा, तो आप आगे के राउंड्स में भी और देख पाओगे कि भाई आपके जो है प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको कोई बेहतर कॉलेज आगे का मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मान लेते हैं मैंने टोटल 1 2 3 4 करके ऐसे करके मैंने टोटल 60 कॉलेजेस भर दिए, ठीक है, और मेरी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग मुझे जो है फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 22 रैंक का जो है वो कॉलेज मिल गया, जो मैंने 22 नंबर पर डाला था। अब क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1 से लेके जितने हमारे 21 कॉलेज होंगे, नेक्स्ट राउंड में इन ऊपर के कॉलेजेस के अंदर जो है वो देखेगा कि आपको कुछ बेहतर कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। बात है समझ में। नीचे के कॉलेज का हमारा समाधान बिल्कुल खत्म हो जाता है, हमारा चिट्ठा बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब हमारी लड़ाई जो है वो ऊपर के कॉलेज में रहती है, क्योंकि हमें अपग्रेड करना है ऊपर ऊपर। इसलिए मैं आपको हमेशा से एक चीज रिकमेंड करता हूं कि जो आपके ड्रीम कोर्सेज है उसको हमेशा से ऊपर से लेके नीचे जो है वो रैंक करते हुए चलना है ऐसे, ठीक है। जब वो ये टाइम आएगा तब मैं आपकी प्रेफरेंसेस प्रॉपर बनवा के दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते भाई, जैसे ही आप अपनी फ्रीज और फ्लोट कर दोगे तो यहाँ पे फिर आपको जो है आगे कोई कॉलेज अलॉट होता है तो वो फिर अगेन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं करना तो आप उसको फ्लोट कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रॉपर आपका एडमिशन प्रोसेस होगा और आपकी फिर जो है अगस्त में आते आते आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरे भाई आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। प्रॉपर पूरे स्टेप्स, ये 11 स्टेप्स आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आगे हमारे साथ जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस बेटा हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। स्टिल कोई भी आप लोगों का डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया ही इसलिए बच्चे कि आपके डाउट जो है वो प्रॉपर क्लियर हो सके। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।